हाँ भाई, वेलकम टू स्मार्ट अकेडमी। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी डीपीपी, जो वर्कबुक है जियोटेक की। वो धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। और ये आपको समय समय पे जो है मिल जाएगी। डेली रिकॉर्ड करेंगे और डेली आप तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे कुछ दिनों में ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके आसपास की चीज़ें भी बताती जाएं। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये रहने वाला है आपका, जैसे जो एक ओवरव्यू पूरे के पूरे सब्जेक्ट का मिलने वाला है आपको। जैसे क्रैश कोर्स टाइप नहीं होता है, उस तरीके से। तो पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल। और ओरिजिन ऑफ सॉइल के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेंटोनाइट क्ले इज अ मटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। ये बताया हुआ है आपको, ये बताया हुआ है कि जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट, तो बेंटोनाइट के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो ये मिलता है वॉल्केनिक एश, ये मिलता है वॉल्केनिक एश से। वॉल्केनिक एश ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इटली के आसपास। दूसरी आपको चीज ये याद रखनी है कि जो बेंटोनाइट है, इस बेंटोनाइट में एक क्ले मिनरल होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट, ये मॉन्ट मोरिलोनाइट सबसे ज्यादा एक्टिव क्ले मिनरल है तीनों में से। केवलेनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट, इलाइट, तीनों में। तो सबसे ज्यादा अगर एक्टिव है तो इसमें जो वॉल्यूम चेंजेज होंगे, इसमें जो वॉल्यूम चेंजेज होंगे वो वॉल्यूम चेंजेस भी ज्यादा होंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस से क्या मतलब है? वॉल्यूम चेंजेस से मतलब है कि जब अगर पानी के कांटेक्ट में आएगी ये तो स्वेल हो जाएगी, और पानी जब ड्रेन आउट होगा तो श्रिंक हो जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस का मतलब है स्वेलिंग और श्रिंकेज। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। अब क्योंकि मॉन्ट मोरिलोनाइट सबसे ज्यादा एक्टिव है, मॉन्ट मोरिलोनाइट सबसे ज्यादा एक्टिव है, और आपको पता है कि जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग क्यों हुई? पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो ये पानी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करती है। बेंटोनाइट, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके अलावा बेंटोनाइट के अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल में भी ये होता है। इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल में भी यही क्ले मिनरल होता है, लेकिन ये वोल्केनिक ऐसे नहीं मिलती है, रेजिडुअल सॉइल है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल रेजिडुअल सॉइल है, ये आपको वोल्केनिक ऐसे नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें भी मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल होता है। और इस मॉन्ट मोरिलोनाइट की जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेंटोनाइट में भी और ब्लैक कॉटन सॉइल दोनों में होंगी। इनकी प्रॉपर्टी है दोनों की ही कि स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होते हैं। ये अपने वॉल्यूम का लगभग 400% तक, 400 से 500 या 300 से 400%, मतलब 3 से 4 गुना, अपने वॉल्यूम का 3 से 4 गुना तक स्वेल हो सकती हैं। मतलब इतना वॉल्यूम चेंज कर सकती हैं ये, ठीक। तो क्वेश्चन है अपना बेंटोनाइट से रिलेटेड, ये मिलता है आपको वॉल्केनिक एश से। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से आपको मिलता है लाइम। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को कैल्सिनेट किया, यहां से मिला आपको लाइम। फिर ये डिपेंड करेगा कि लाइमस्टोन का प्योरिटी कितना है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग तरीके की लाइम मिलेगी। यहां से आपको मिल जाएगा फैट लाइम भी मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा हाइड्रोलिक लाइम भी मिलेगा, और यहां से आपको पुअर लाइम भी मिलता है। फैट लाइम मिलता है जब लाइमस्टोन का प्योरिटी 92% से ज्यादा हो। हाइड्रोलिक लाइम मिलता है जब लाइमस्टोन का प्योरिटी 92 से 70% के आसपास हो। और पुअर लाइम मिलता है जब इसका प्योरिटी 70% से कम हो, ठीक है। फैट लाइम को व्हाइट लाइम बोलते हैं, इसी को कॉस्टिक लाइम बोलते हैं, इसी को रिच लाइम बोलते हैं, सारे के सारे नाम इसी के। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट मिलता है सैंडस्टोन का जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो। जब सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है एक। सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, इन सब की वजह से जब अपना नेचर चेंज करती है तो आपको मिलता है क्वार्टजाइट। वोल्केनिक गैस हो ही गया है, और शेल भी एक तरीके की क्ले है। सेकंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देखिए, अगर मान लो पूरी की पूरी साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं सॉइल की, सॉइल क्या है, एक जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस है सॉइल का फॉर्मेशन। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, मैं यहां लिख देता हूं, जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस है। ये साइकिल है एक। ये मान लो रॉक है, सबसे पहले ये रॉक किसी भी कारण से टूटा होगा, किसी भी रीजन से टूटा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा होगा। तो सबसे पहले होता है वेदरिंग, ये जो टूटता है वेदरिंग एक्शन से टूटता है। तो सबसे पहले होता है वेदरिंग, टूट गया। टूटने के बाद ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन, तो होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी जगह जाएगा तो, और एक कोई ऐसी जगह आएगी जहां पे जाके जमा हो जाएगा, डिपोजिशन। डिपॉजिट होने के बाद और वेदरिंग से पहले होता है अपहीवल, उखड़ना, अपहीवल। तो इस जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेजेस हैं, वेदरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है और अपहीवल। ये पूछ रहा है टेलस के बारे में, ये पूछ रहा है ग्रेविटेशनल सॉइल के बारे में। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, ये ट्रांसपोर्टेशन कोई ट्रक से या बस से या इस तरीके की चीजों से नहीं हुआ है। ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के द्वारा। और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी ऐसी नहीं कि अंबानी की है, टाटा की, ऐसी एजेंसीज नहीं है, ये वेदरिंग एजेंसीज हैं। ये सारे के सारा जो नेचुरल प्रोसेस है सॉइल के फॉर्मेशन का, वो पढ़ रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है सॉइल के बनने की, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ये जो सॉइल के बनने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। अब डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, सॉइल अलग अलग तरीके की हम नाम देते हैं सॉइल को। एक ही तरीके के सॉइल है, मान लो एक ही तरीके का सॉइल है, अगर उस सॉइल को अलग अलग तरीके की एजेंसीज लेके गई हैं तो उसको अलग अलग तरीके का नाम दिया जाएगा। कैसे? जैसे मान लो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। रनिंग वाटर अगर किसी सॉइल को लेके जा रहा है तो उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, ठीक। इसके बाद मान लो दूसरा लेकस्ट्राइन सॉइल है, दूसरा मान लो लेकस्ट्राइन, स्टिल वाटर के द्वारा डिपॉजिट, सॉइल डिपॉजिटेड बाय स्टिल वाटर। अब ये स्टिल वाटर लेक का हो सकता है, पॉन्ड का हो सकता है, ठहरा हुआ पानी। इसके अलावा हो सकता है एवलाइन सॉइल हो, अगर विंड सॉइल को लेके जाती है तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। यहां एक स्पेशल तरीके का सॉइल है लोएस, ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है लेकिन सिल्ट है। अगर सिल्ट को विंड ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसको लोएस बोलते हैं, सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ठीक है। अभी तक ये सारे जनरलाइज फॉर्म है, एलुवियल, लेकस्ट्राइन और एवलाइन। इसमें सभी तरीके की सॉइल हैं, कुछ भी हो भले ही, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे वो क्ले हो, चाहे वो ग्रेवल हो, चाहे वो सैंड हो, कुछ भी हो। लेकिन लोएस में स्पेसिफिकली सिल्ट है, लोएस में स्पेसिफिकली सिल्ट है। और जो सिल्ट होती है, सिल्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसकी ड्राई स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है, कोलेप्सिबल होती है, शियर स्ट्रेंथ नहीं के बराबर होती है, ठीक है, कंप्रेसिबल होती है। तो ये जो लोएस है,
ये जो लोएस है इसकी खासियत क्या क्या है? ये कोलेप्सिबल है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी भी कम है। ये खास बातें हैं इसकी। इसके अलावा मरीन सॉइल हो सकती है, इसके अलावा मरीन सॉइल हो सकती है। अगर सी वाटर से डिपोजिशन हुआ है, डिपोजिशन ऑफ सॉइल या सॉइल डिपोजिटेड बाय सी वाटर, सॉइल डिपोजिटेड बाय सी वाटर। इसके अलावा ग्लेशियल सॉइल हो सकती है। इस ग्लेशियल सॉइल को प्यार से ड्रिफ्ट बोलते हैं। अगर ग्लेशियर किसी सॉइल को ट्रांसपोर्ट करता है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स, भले मेल्टिंग की वजह से हो, भले ही उसके चलने की वजह से हो, मूवमेंट की वजह से हो। इसमें एक आता है टिल। टिल अगर, क्योंकि ग्लेशियर क्या करता है, सॉइल का मूवमेंट या सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से करता है। एक तो जब ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है तो सॉइल को लेके जाता है, एक सस्पेंशन में, ग्लेशियर में सस्पेंशन में जो स्नो होती है, जो बर्फ होती है, उसमें सस्पेंशन में सॉइल होता है। तो जब वो ग्लेशियर पिघलता है, जब उसकी मेल्टिंग होती है, तो उस सॉइल का डिपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं टिल। तो सॉइल डिपोजिटेड बाय सॉइल डिपोजिटेड बाय डायरेक्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ठीक है। और इसके अलावा आप ले सकते हो, एक एलुवियल सॉइल है, एक कोलुवियल सॉइल और है। एक है कोलुवियल सॉइल। अगर सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी की वजह से हुआ है तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। और इसमें भी अगर इरेगुलर पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल हैं, उनको बोलते हैं टेलस। इरेगुलर कोर्स पार्टिकल्स, irregular coarse particles transported by gravity, राइट। तो ये सारी कहानी। एक चीज और देखिए, जैसे हमने देखा एलुवियल सॉइल है, लेगस्ट्राइन सॉइल है, इसके अलावा फिर मरीन सॉइल है। इन तीनों को देखते हैं। जैसे ये मान लो कोई नदी है, ये मान लो क्या है, नदी है, इसको प्यार से हिंदी में रिवर बोलते हैं। अगर ये नदी मिट्टी को लेके आ रही है, वो भले ही कोई सी भी मिट्टी हो, अगर उस मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन इस नदी से हो रहा है, नदी हो, नाला हो, कोई भी रनिंग वाटर की फॉर्म हो, तो ये जो मिट्टी को लेके आएगी, अगर आसपास इस मिट्टी का डिपोजिशन करती है, अगर इस आसपास के एरिया में मिट्टी का डिपोजिशन करती है, जैसे गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान में जो मिट्टी लाई गई है वो गंगा से लाई गई है, गंगा लेके आई। गंगा क्या है, रनिंग वाटर की फॉर्म है। उस तरीके के सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं प्यार से इसको अंग्रेजी में। ठीक है। अब मान लीजिए यही सॉइल, यही जो सॉइल के पार्टिकल है नदी में है, यही सॉइल के पार्टिकल नदी में है, और ये नदी जाकर के किसी लेक में गिरती है, ये नदी जाके किसी झील में गिरती है। जब नदी झील में जाएगी तो इसमें जो कुछ मिट्टी है, ये भी हो सकता है झील में चली जाए। तो ये मिट्टी जब झील में जाएगी तो इसी मिट्टी को क्या बोल देंगे, ये लेगस्ट्राइन हो जाएगी।
अगर मान लीजिए ये नदी किसी ओशियन में जाके मिलती है, ये नदी किसी ओशियन में जाके मिलती है, तो ये मिट्टी जो ओशियन में जमा होगी इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे मरीन सॉइल, इसको बोल देंगे मरीन सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन किसके द्वारा हुआ है वो तय करेगा कि सॉइल का क्या नाम दिया जाए। ठीक, तो सवाल हमारा था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस? लोएस है क्या? नहीं है। लोएस किसके द्वारा हुआ है? ये सिल्ट है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। टेलस ये ग्रेविटी की वजह से है। ड्रिफ्ट ग्लेशियर्स की वजह से। ड्यून सैंड, ये सैंड ड्यून्स होते हैं, ये आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे। जब हवा चलती है तो सैंड को, एक पहाड़ को उठा के सैंड के को दूसरी जगह रख देती है और इस तरह के सैंड के पहाड़ बन जाते हैं। इस तरह से सैंड के पहाड़ बन जाते हैं, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेलस। आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। रेजिडुअल सॉइल, मैंने क्या बताया कि जो सॉइल मान लो, अब देखिए हुआ क्या, इसी भी ले लेते हैं। अगर ये सॉइल जहां बनी, सॉइल जहां बनी वहीं रखी हुई है आसपास, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया है किसी के भी द्वारा तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल का मतलब है सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और वो सॉइल वहीं रखी हुई है। देखिए, तो रेजिडुअल सॉइल का मतलब क्या होगा कि सॉइल लेफ्ट इन प्लेस आफ्टर वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। तो ये आंसर है पहले में 4। ये लो, पहले में 4, एक में ही है, पहले में 4, हो गया काम। दूसरे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी देख लो। लोएस क्या है? सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, देखा हमने अभी थोड़ी देर पहले। पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है, पीट में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, और जो वार्प्ड क्लेज हैं ये आती हैं आपके डिपोजिशन इन लेक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई एंड लो वाटर। इसमें तो तुम्हारे दिन सही है, पहले वाले का ऑप्शन मैच करते ही आंसर आ गया है। तो कई बार दिन ज्यादा सही होते हैं तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। अगला, ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड बाय। ग्लेशियर कैसे बनते हैं? कोई फैक्ट्री तो है नहीं, बर्फ गिरती है, धीरे धीरे बर्फ जमा होती जाती है, कॉम्पैक्ट होती जाती है, और बर्फ गिरती है और कॉम्पैक्शन होता है। ये बर्फ के गिरने का, ये बर्फ जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के बनने का प्रोसेस है। जैसे ग्लेशियर है, बर्फ गिर रही है, डेली बर्फ गिरती है, गिरी बर्फ और बर्फ गिरी तो ये कॉम्पैक्ट होती जाएगी। और जो नेचुरल बर्फ है, नेचुरल बर्फ को बोलते हैं स्नो, आइस नहीं बोलते हैं। आइस तो वो है जो हाथ में खुद जमाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो। कंटिन्यूअस फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं, कंटिन्यूअस फ्रीजिंग ऑफ वाटर से ग्लेशियर नहीं बनते हैं। सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, इससे भी नहीं बनते, तुम्हारे फ्रिज में बर्फ जम सकती है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्शन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो एक्चुअली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। पहला है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कॉल्ड टेलस, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा काम यही हो गया है, तकनीकी रूप से देखा जाए तो आपका काम यही हो गया। लेकिन और जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल इज कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, नहीं, लेटराइट सॉइल में ऑर्गेनिक सॉइल नहीं होती है।
वाटर हेल्ड फर्मली टू द क्ले पार्टिकल्स हैज द सेम प्रॉपर्टी एज ऑर्डिनरी वाटर, नहीं। ये मान लो क्ले वाटर, ये क्ले का पार्टिकल है, इस क्ले के पार्टिकल पे आपको पता है सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी एजेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। वाटर की बात करते हैं, वाटर का डाइपोल नेचर है प्लस माइनस, तो वाटर का प्लस इसके माइनस के साथ इस तरह से अटैच होता है। ये हमने देखा है क्ले वाटर रिलेशनशिप में। अब ये जो पानी का पार्टिकल है ये बहुत टाइटली हेल्ड होता है और ये हो सकता है वर्चुअली सॉलिड स्टेट में। तो ये सॉलिड स्टेट में जो वाटर है और ऑर्डिनरी स्टेट वाटर का लिक्विड स्टेट है, तो दोनों एक जैसे काम नहीं करते हैं और ये बहुत आसानी से रिमूव भी नहीं होता है। अगर आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो अभी ये जो पानी ढीठ है, ये ढीठ पानी नहीं निकलता है। ये सॉइल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। और ये जो लेयर है इसको एडजॉर्ड लेयर बोलते हैं, एडजॉर्ड लेयर बोलते हैं। इसकी मोटाई तकरीबन 10 एंगस्ट्राम के आसपास होती है। 1 एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है क्ले डिपॉजिट विच एग्जिबिट नो एविडेंस ऑफ फिशरिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इंटेक्ट। इसका मतलब है कि यदि कोई क्ले में फिशर्स मतलब कोई क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं तो क्या वो इंटैक्ट है क्या। देखिए वैसे तो ये जो इंटैक्ट है, इंटैक्ट रॉक, ये एक अलग से सब्जेक्ट है, रॉक मैकेनिक्स, उस रॉक मैकेनिक्स का है। तो इंटैक्ट रॉक क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंटैक्ट रॉक, इंटैक्ट रॉक, इंटैक्ट रॉक को समझने के लिए दो चीजें समझनी है, एक इंटैक्ट रॉक और एक इंटैक्ट रॉक के अलावा रॉक मास। इंटैक्ट रॉक के अलावा रॉक मास, इसको ऐसा समझ लीजिए, हमने कंक्रीट में भी देखा है, हमने सॉइल में भी देखा है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में मैंने तुमको बताया होगा, या फिर कंक्रीट की जब बात कर रहे थे कभी तब बताया होगा कि सैंपल एक अलग चीज हुआ करती है और स्पेसिमेन एक अलग चीज हुआ करती है ना। कि तुम्हारे पास इतने सॉइल का सैंपल है, इतना सॉइल है, अब इस सॉइल में से हमने क्या किए, अलग अलग पीस बनाए टेस्ट करने के लिए। तो इतना जो सॉइल मास है इसको तो बोलते हैं सॉइल का सैंपल, और ये जो टुकड़े बनाए हैं, जो क्यूब बनाए हैं खेलने के लिए, इनको बोलते हैं स्पेसिमेन, इनको बोलते हैं स्पेसिमेन। इसी तरीके से रॉक में होता है, इसी तरीके से रॉक में होता है। तो रॉक में क्या होता है, जैसे रॉक है, ये रॉक है, इतना बड़ा रॉक है, ठीक है, ये रॉक मास है, रॉक मास। अब जब रॉक होती है तो बड़े बड़े ब्लॉक्स के रूप में होती है, एक ब्लॉक रॉक का, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, इस तरह से। और उस एक ब्लॉक में छोटे छोटे क्रैक्स भी आपको दिखेंगे, छोटे छोटे इस तरह से क्रैक्स भी दिखेंगे, फॉल्ट भी दिखेंगे आपको, फॉल्ट्स भी दिखेंगे, जॉइंट्स भी दिखेंगे, क्रैक्स भी दिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि इस रॉक में इस रॉक मास, ये जो पूरे के पूरे को बोलते हैं रॉक मास, ये क्या है पूरा, ये पूरा है रॉक मास। इसमें फॉल्ट, जॉइंट, क्रैक सारी चीजें हैं। तो एक मान लो एक जॉइंट या फॉल्ट यहां है, एक जॉइंट या फॉल्ट यहां है, एक मान लो इस तरफ है, एक मान लो इस तरफ है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये पूरे का पूरा रॉक मास है। ये कोई भी डिसकंटिन्यूटी बोल देता हूं मैं इसको, ये क्या है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी है, चाहे वो फॉल्ट हो, चाहे वो जॉइंट हो, चाहे वो क्रैक हो, चाहे वो फिशर हो, कुछ भी हो। इसका ये वाला मास, अंदर का मास जिसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब दो डिसकंटिन्यूटी के बीच का जो मास है, दो डिसकंटिन्यूटी के बीच का जो मास है उसको बोलते हैं क्या, इसको गुलाबी रंग से लिख देता हूं,
इसको बोलते हैं इंटैक्ट रॉक। ये गुलाबी नहीं हुआ, ये शाम गुलाबी हो गई लेकिन ये गुलाबी नहीं हुआ। तो ये है इंटैक्ट रॉक। तो इंटैक्ट रॉक का मतलब है कि दो डिसकंटिन्यूटी के बीच का मास। अब यहां से जब कोई सैंपल उठाओगे आप, तो उस सैंपल में कोई क्रैक, कोई फिशर, कोई डिफिकल्टी, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। तो जब हम उस मास को, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ये एक मास उठा लिया है, ये एक सैंपल उठा लिया इंटैक्ट का, ये एक सैंपल उठा लिया इंटैक्ट रॉक का। तो इसमें ना तो कोई फॉल्ट है, ना कोई जॉइंट है, ना कुछ कुछ भी नहीं है। और इस पूरे के पूरे रॉक मास की बात करें तो इसमें सारी चीजें हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ रॉक मास की कंपैरेटिवली कम होगी इस इंटैक्ट से। मतलब इंटैक्ट की जो स्ट्रेंथ है, इंटैक्ट की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली रॉक मास की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, लोड पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसमें किसी तरीके की डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसलिए। तो अगर हमको डिफाइन करना हुआ इंटैक्ट रॉक, तो इंटैक्ट रॉक का मतलब क्या हुआ, इट इज रॉक मास, या रॉक मास नहीं बोलूंगा इसको, रॉक ब्लॉक बोल देता हूं, बिटवीन टू डिसकंटिन्यूटीज, टू डिसकंटिन्यूटीज। इंटैक्ट इंटैक्ट हैज more strength than rock mass। तो ये कहानी है चौथे ऑप्शन की। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे जियोटेक के जितने क्वेश्चन है उसी तरीके से बताए जाएं, ताकि आपके आसपास की चीज भी कवर हो जाए और एक तरीके से वो पूरे सब्जेक्ट का ही ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन है तो बता ही दिया है, वेदरिंग है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, फिर डिपोजिशन है, फिर अपहीवल है। तो ऑप्शन सी। लेगास्ट्राइन सोल भी बता दिया है, डिपोजिटेड इन लेक बेड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द एओलाइन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लेगास्ट्राइन सॉइल क्या है, डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक। पहले वाले में तीसरा, तो पहले वाले में तीसरा, दो ऑप्शन है बी और सी, ये दो एलिमिनेट हो गए। एलुवियल सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, बी में टू, पहले में तीन, बी में दो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये भी एलिमिनेट हो गया। एयरलाइन सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तीसरे में वन, ठीक है। मरीन सॉइल क्या है, डिपोजिटेड इन सी वाटर, चार। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं थोड़ी देर पहले। द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद लोएस, अभी बताया थोड़ी देर पहले। बेंटोनाइट इज अ मटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक एश, ये भी बता ही दिया था थोड़ी देर पहले। लोएस्ट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय, लोएस्ट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय, लोएस्ट को डिपॉजिट कौन करता है, विंड करता है। पहले में फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक नहीं, कांस्टेंट ब्लोइंग ऑफ विंड फ्रॉम सेम डायरेक्शन, ये ठीक है। बाकी में तो विंड है ही नहीं। विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन, लोएस्ट। टेल इसको ग्रेविटी करती है, इसको ड्रिफ्ट करता है, ग्लेशियर करता है, पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है, और लोएस को विंड ट्रांसपोर्ट करता है। सॉइल डिपॉजिट फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड इज टर्म्ड एज एवलेन सॉइल।
ये पहला चैप्टर खत्म हो गया है जिसमें 14 सवाल है। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल समाप्त हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे गुलाबी रंग के 3 स्टार लगा देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉइल सैंपल। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सॉइल की डेंसिटीज का, और इसमें एक सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है, वेट है, ड्राई है, 4 चीज है। एक सैचुरेटेड, एक सबमर्ज्ड, एक वेट और एक ड्राई। ये 4 ऑप्शन है। 4 में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है और सबसे कम डेंसिटी किसका है। ठीक है, देखते हैं। देखो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है। अगर मैं सेम वॉल्यूम रखता हूं, सॉइल का वॉल्यूम सेम रखते हैं, कितना वॉल्यूम है ये फिक्स है। अब जब यूनिट वेट की बात होगी या डेंसिटी की बात होगी, तो डेंसिटी का मतलब क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम को रखा है सेम, तो इसका मतलब अगर सेम वॉल्यूम है तो अगर जिस सॉइल का मास ज्यादा हुआ उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। बस ये देखना है। जब सॉइल पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, मतलब वॉइड्स, ये तो पता है आपको कि सॉइल में 2 चीजें हैं, एक सॉलिड है और एक वॉइड है। तो ये सॉलिड, ये वॉइड, एक कहानी ये है। तुम कुछ भी कर लो, सॉइल को भिगो दो, सुखा दो, कॉम्पैक्ट कर दो, इधर से उधर ले जाओ, कुछ भी कर लो, सॉलिड के वेट पे, सॉलिड के वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतने के उतना रहेगा। तो ये जो वेट है ना सॉलिड का, या जो सॉलिड का मास है, ये उतना ही रहेगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सॉइल पूरी तरह सेचुरेट है तो उसमें मास ऑफ वाटर इतना है। ठीक, एक केस तो ये है। तो इसका जो टोटल मास है, M1 में कह दे रहा हूं इसको, या फिर M सैचुरेट में कह दे रहा हूं, ये हो जाएगा MS सॉलिड का मास प्लस वाटर का मास। इस तरीके के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस तरीके के फेज को क्या बोलते हैं, 2 फेज है ये, और ये सैचुरेटेड सॉइल है, ये सैचुरेटेड सॉइल है। दूसरा वेट ले रहा हूं मैं। वेट का मतलब है कि 3 फेज में सॉइल होना। जो पार्शियल सैचुरेटेड वाली कंडीशन होती है वो वेट कंडीशन है, वो वेट कंडीशन है। पार्शियल सैचुरेट है मतलब सॉइल के जो वॉइड है वो पूरे के पूरे पानी से भरे हुए नहीं है। ठीक है, तो दूसरा केस जो वेट का है, वॉल्यूम सेम रख रहा हूं। वॉल्यूम सेम रखोगे, इतना सॉलिड है, इतना मान लो पानी है, और इतना एयर है। वॉल्यूम अभी भी V है, वॉल्यूम के साथ तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हैं। सॉलिड के मास के साथ भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे पानी का वेट कम हो गया इसकी तुलना में, इसको मैं बोल देता हूं MW1। एयर का कोई मास होता ही नहीं है, तो ये जो M2 है, या इसको M1 कह दे रहा हूं, ठीक है, ये M सैचुरेटेड को M1 कह दिया। M2 का वैल्यू कितना हुआ, MS प्लस MW1। तीसरी कंडीशन हम ले रहे हैं ड्राई। तीसरा कंडीशन हमने ले लिया ड्राई। ड्राई में पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एयर है और सॉलिड है। तो ये हो जाएगा भाई साहब सॉलिड का मास सिर्फ। इसका जो M3 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, MS हो जाएगा। चौथा है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब है कि ये जो सॉइल है ये पानी में डूबा हुआ है। पानी में जब डूबा हुआ होगा सॉइल, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सॉलिड और पानी दोनों होंगे, मतलब सारे के सारे वॉइड पानी से भर ही जाएंगे जब आप सॉइल को पानी के नीचे डुबाओगे तो। लेकिन जब वाटर टेबल के नीचे है तो पानी क्या करेगा, बायोंट फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, और कितना लगाएगा,
एम डब्ल्यू के बराबर या गामा डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एम डब्ल्यू के बराबर। तो यहां जो सॉइल का वेट बचा, नेट वेट, वो कितना बचा, एम। अब ये वेट और ये वेट, ये वेट और पहले वाला वेट दोनों बराबर हैं, तो एम सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, माइनस गामा डब्ल्यू या एम डब्ल्यू कह दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। इन चारों को कंपेयर करो, हमारे पास एक रिलेशन है, मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा वेट किसका है, सबसे ज्यादा मास किसका है, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी गामा सैचुरेट, सबसे बड़ा होगा। फिर गामा बल्क, या वेट को लिखते हैं गामा टी से, बल्क से गामा टी होगा। फिर ड्राई होगा और फिर सबमर्ज्ड होगा। अगर आपको ये बात ऐसे नहीं समझ में आती है, इस तरह से अगर नहीं समझ में आती है तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरी स्कीम और है। हमको ये पता है कि जब गामा टी लिखते हैं तो गामा टी का मतलब होता है GS 1 + W, या फिर इसको इसी फॉर्म में लिख देना, GS + S × E डिवाइडेड बाय 1 + E × गामा डब्ल्यू। एक तो ये है। दूसरा ये चीज तो आपको पता है कि जब सॉइल पार्शियली सैचुरेट कंडीशन में है तो इसमें S का जो वैल्यू है वो 1 से कम होता है, और सैचुरेशन के लिए फॉर सैचुरेटेड सॉइल, इसके लिए S का वैल्यू 1 हो जाता है। तो गामा सैचुरेट का जो वैल्यू है वो हो जाता है GS + E 1 + E × गामा डब्ल्यू। भाई एक तो तुम E को S के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, उस समय S का वैल्यू 1 से कम था, उसमें E के वैल्यू को और कम कर दिया। इन दोनों को कंपेयर करो, किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, गामा सैचुरेट का। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है E का वैल्यू वो ज्यादा है E × S से, ये तो पता है ना बात। तो यहाँ पे E का वैल्यू ज्यादा होगा E × S से, लेकिन S कब, जब वो पार्शियली सैचुरेट है तब। तो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तीसरी कंडीशन है फॉर ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल में तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है। अगर इसको 0 करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, गामा D = GS गामा W 1 + E। इन तीनों में सबसे छोटा कौन, गामा D है। और अगर गामा सबमर्ज्ड की बात करते हैं तो ये होता है GS - 1 1 + E गामा W, ये से भी कम आया, ये से भी कम है। इन चारों को कंपेयर करते हो तो भी क्या निकल के आता है, गामा सैचुरेट सबसे ज्यादा है, फिर गामा T, फिर गामा D और फिर गामा सबमर्ज्ड। तो अब देख लो ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये अब बता रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सैचुरेट, फिर वेट, फिर ड्राई, फिर सबमर्ज्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल गिव यू करेक्ट आंसर। नाउ which of the following correctly defines the term activity of clay? एक्टिविटी नंबर, एक्चुअली एक्टिविटी नंबर होता है IP डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्ले। IP डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्ले, जिसका जितना ज्यादा एक्टिविटी नंबर है वो सॉइल उतना ही ज्यादा एक्टिव है। और एक्टिव से मतलब ये है कि उसमें आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होंगे, वॉल्यूम चेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर इस एक्टिविटी नंबर का वैल्यू 0.75 से कम है तो उसको इनएक्टिव बोलते हैं। अगर इसका वैल्यू 0.75 से 1.25 के आसपास है तो इसको नॉर्मल एक्टिव बोलते हैं। और अगर इस एक्टिविटी नंबर का वैल्यू 1.25 से ज्यादा है तो उसको एक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। और क्या क्या दे रखा है इसमें, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है IP, ये होता है WL - WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। UCS कोहेजन,
अनकन्फाइंड कोहेजन ये होता है क्यू यू बाई टू, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई टू कोहेजन का वैल्यू। एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सैंपल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू अनडिस्टर्ब सैंपल, QCS ऑफ remolded divided by QCS of undisturbed। ये 1/, सेंसिटिविटी होता है एक्चुअली, ये 1/, सेंसिटिविटी होता है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी का मतलब होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल divided by unconfined compressive strength of remolded sample। ये क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है, और इसने इसका रेसिप्रोकल दिया है, तो ये हो जाएगा 1/, सेंसिटिविटी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपसे कहा इस तरीके की चीजें दे दी और ऑप्शन में दे दिया सेंसिटिविटी, 1/, सेंसिटिविटी, इस तरीके से 4 ऑप्शन, तो तुम क्या करते हो? रिमोल्डेड सैंपल का स्ट्रेंथ है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल का स्ट्रेंथ है, बिना सोचे समझे सेंसिटिविटी करके आ जाते हो, तो वहां गलती होने की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वॉइड रेशो एंड मिनिमम वॉइड रेशो ऑफ सैंपल इज 0.3। मतलब ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, इसका वैल्यू दिया है इसने 0.3। If the relative density of sample is 66.6%, ID का वैल्यू 66.6% है, मतलब 0.666 एट द वॉइड रेशो ऑफ 0.4। तो 0.4 क्या है? E का वैल्यू है, E नेचुरल का वैल्यू है या E का वैल्यू है 0.4। देन द वॉइड रेशो ऑफ सैंपल एट इट्स टूरेस्ट नहीं है, ये लूजेस्ट है, एट इट्स लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, देखिए हमको एक चीज पता है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी आईडी, ये होता है ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, और यहां परसेंटेज में लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इन भाई साहब ने क्या क्या दिया है? आईडी का वैल्यू दिया है 0.666। ई मैक्सिमम कब होगा? जब लूजेस्ट स्टेट होगी। भाई यहाँ पे ई मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा वॉइड रेशो। ज्यादा वॉइड रेशो कब होता है? जब वॉइड ज्यादा होते हैं। वॉइड ज्यादा कब होंगे? जब सॉइल को लूजली पोर कर दिया जाएगा। तो ई मैक्सिमम का मतलब है वॉइड रेशो corresponding to या void ratio in lugest state। और इसी तरह से E मिनिमम जो है वो होता है void ratio in densest state, और E जो है void ratio at नेचुरल स्टेट। ठीक है, तो पूछ कर आए लूजेस्ट स्टेट मतलब ई मैक्सिमम का वैल्यू, तो ई मैक्सिमम माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू दे रखा है इसने 0.3। इसको जोड़ भाग की गुणा भाग करोगे तो ई मैक्सिमम का वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कितना आएगा। ये आएगा आपके पास तकरीबन 0.6, ये आएगा आपके पास 0.6। ठीक है, तो एक ये हुआ। नेक्स्ट, अ सैंपल हैज नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट W, वॉइड रेशो E, स्पेसिफिक ग्रेविटी GS, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जी नहीं है, गलत लिख दिया। ठीक है, ऑफ सॉइल इज गिवन बाय गामा। क्या क्या लिखा है?
चलो इसने जी से लिख रखा है, कोई बात नहीं, बल्क यूनिट वेट को जी के गामा लिख देता हूँ मैं, गामा। तो ये बल्क यूनिट वेट पूछ रहे हैं भाई साहब, बता दो इनको। वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, जी एस 1+W 1+E गामा डब्ल्यू, एक तो ये फॉर्म, एक जी एस प्लस एस इंटू ई 1+E इंटू गामा डब्ल्यू, एक ये फॉर्म। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो मान लो हमारे पास एक इस तरीके की स्कीम है, ये एक सॉइल है, 3 फेज है, सॉलिड, वाटर, एयर। ठीक है, और इसके अगर टोटल वेट की बात करें तो ये सॉलिड का वेट, ये पानी का वेट, एयर का तो कोई वेट है ही नहीं। इसके टोटल वॉल्यूम की बात करें, ये सॉलिड का वॉल्यूम और ये वॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, ये कहानी है। छोटी छोटी दो चीजें आपको याद ये रखनी है कि वाटर कंटेंट हमको पता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है, तो यहां से वेट ऑफ वाटर को लिखा जा सकता है वाटर कंटेंट इनटू WS। और इसी तरह से जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है या फिर जो वॉइड रेशो है, जो वॉइड रेशो है, वॉइड रेशो को लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड को लिखा जा सकता है E इंटू VS। देखिए, अगर हम डेंसिटी लिखें, टोटल वेट लिखें, या यूनिट वेट लिखें, या बल्क यूनिट वेट लिखें, बल्क का मतलब होता है संपूर्ण, पूरे का पूरा, तो अगर मैं यहाँ पे बल्क यूनिट वेट लिखूं, बल्क यूनिट वेट, इसका मतलब होता है टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। बल्क यूनिट वेट को प्यार से मैंने गामा टी लिख दिया, मान लो यहाँ पे इसको जी से लिखा हुआ है, मैं गामा टी लिख दे रहा हूँ, लास्ट में जाके जी बना देना इसको। टोटल वेट किस किस का है, सॉलिड का वेट है और पानी का वेट है, सॉलिड का वेट, पानी का वेट, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसका है, सॉलिड का वॉल्यूम प्लस वॉइड का वॉल्यूम। गॉट इट। मैं क्या करता हूं, यहां से कॉमन ले लेता हूं गामा WS, इधर से कॉमन ले लिया WS, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1+WW बाय WS, डिवाइडेड बाय, इधर से मैंने कॉमन ले लिया VS, अंदर क्या बचा 1+VV बाय VS। तो गामा T इक्वल्स टू WS 1+W बाय WS हो गया वाटर कंटेंट, तो 1+ वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय VS 1+ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया E। ठीक है, ये कहानी। अब देखिए, ये जो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। तो WS बाय VS, ये है भाई साहब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, राइट। अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके, ये थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा के अगर आप एक काम करते हो कि इसको ऊपर नीचे गामा W से मल्टीप्लाई कर दो, तो गामा S बाय गामा W ये देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी GS। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, GS इंटू गामा W, लिख दो। तो गामा T को लिखा जा सकता है, इस पूरी टर्म को क्या लिख दूं, GS इंटू गामा W, GS इंटू गामा W 1+W
डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये कहानी हुई। आगे देखते हैं और इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेट तरीके से और लिख देता हूं। तो गामा टी इक्वल्स टू, इस गामा डब्ल्यू को तो पटक देते हैं बाहर सबके साथ मल्टीप्लाई करके, और जीएस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तो इस फॉर्म में याद रखना, तुम्हारा जो ऑप्शन है वो इसी फॉर्म में है, गामा एस इंटू जी एच इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। और इसको इस तरह से लिखा है उन्होंने, जी एस 1 प्लस डब्ल्यू 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो एक तो इसी फॉर्म में याद रख सकते हैं इसको। इसके अलावा गामा डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, जीएस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा जी एस प्लस जी एस इंटू डब्ल्यू। जी एस इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब एक स्कीम आपने देखी होगी, अगर आपको बचपन में देखी हो स्कीम याद हो, तो ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस होता है। तो इस डब्ल्यू इंटू जी एस की जगह क्या लिखा जा सकता है, एस इंटू ई लिखा जा सकता है। और फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, गामा टी इक्वल्स टू जी एस प्लस एस इंटू ई 1 प्लस ई, और इसके साथ मल्टीप्लाई में गामा डब्ल्यू। तो गामा टी को इस वाले फॉर्म में भी याद रखना, इस वाले फॉर्म में भी याद रखना, आपके ऑप्शन में इस वाले फॉर्म में है। ठीक, ये है वेट कंडीशन के लिए, बल्क यूनिट वेट है। सैचुरेट में क्या करते हैं, एस के वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं फॉर सैचुरेटेड सॉइल, फॉर सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। 1 पुट करोगे तो ये ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा सैचुरेट, जी एस प्लस ई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ड्राई अगर है, फॉर ड्राई कंडीशन, फॉर ड्राई कंडीशन, तो ड्राई कंडीशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 0 होता है। 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये गामा डी हो जाएगा, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, बल्क यूनिट वेट का 1 प्लस डब्ल्यू जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलिए, if the specific gravity of soil sample is represented by gs, void ratio e, hydraulic gradient is expressed as, hydraulic gradient, देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो होता है आई बाई एल या एच एल बाई एल, है ना, एच एल बाई एल। ये एक्चुअली शायद गलत प्रिंट हो गया है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए था, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होना चाहिए था, ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होना चाहिए था, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई सॉइल का लेयर है, इसके ऊपर और दूसरा लेयर है, ये मान लो सैंड का लेयर है, इसके ऊपर और कोई दूसरा लेयर है, ये सैंड का लेयर है, ठीक है, ये क्ले का लेयर है किसी के, मान लो ये कोई सॉइल का लेयर है। इधर क्या हो रहा है, अपवर्ड फ्लो है पानी का, इधर पानी का अपवर्ड फ्लो है, और इसका जो हेड है वो एच एल है, इसका हेड एच एल है, तुमने सीपेज पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा। अब हुआ क्या, तुमने यहाँ पे कटिंग की, कटिंग करते आए करते आए करते आए, एक समय पे क्या होगा, ये पानी इस सरफेस को तोड़ के बाहर आ जाएगा,
उस कंडीशन को बोलते हैं क्विकसेंट। उस कंडीशन को बोलते हैं क्विकसेंट। तो क्विकसेंट एक तरीके की सेंट नहीं है, ये कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? क्योंकि जब जब आप इसकी खुदाई करते हुए आओगे तो इसके ऊपर से सॉइल हटाते जाओगे। सॉइल हटाने का मतलब क्या है? वेट हटा रहे हैं। वेट हटाने का मतलब क्या है? टोटल स्ट्रेस हटा रहे हैं। और टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस रिलेटेड तो है ही आपस में। और नीचे से फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, हाइड्रोलिक। नीचे से जो अपवर्ड सीपेज है वो है। ये अपवर्ड फ्लो का मतलब क्या है? अपवर्ड सीपेज है, अपवर्ड सीपेज है। तो अपवर्ड सीपेज की वो कंडीशन जब पानी क्या करे, इस सरफेस को बॉईल कर दे। सरफेस को बॉईल करने का मतलब है कि पानी इसमें से निकलने लग जाएगा। उसको बॉइलिंग कंडीशन भी बोलते हैं, उसको हीविंग भी बोलते हैं, और उसको क्विकसेंट कंडीशन भी बोलते हैं। कब हुआ? जब ऊपर से वेट लग रहा हो वो और नीचे से फोर्स लग रहा हो वो, दोनों बराबर हो जाए। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस इस वाले केस में 0 हो जाता है। तो अंडर क्विकसेंट कंडीशन क्या होता है? अंडर क्विकसेंट कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाता है भाई साहब 0। और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कब होगा? जब सॉइल वाटर टेबल के नीचे है। जब सॉइल वाटर टेबल के नीचे है मतलब सॉइल कैसा है? सबमर्ज्ड है। और जब सॉइल सबमर्ज्ड है, जब सॉइल सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड सॉइल का अगर इसका मान लीजिए वॉल्यूम यूनिट है, तो टोटल जो स्ट्रेस है वो क्या होगा? गामा सैचुरेट इंटू एच। नीचे से पानी फोर्स लगाएगा, कितना होगा? गामा डब्ल्यू। तो इसका जो नेट वेट डाउनवर्ड है वो कितना है? गामा सबमर्ज्ड है। नेट वेट गामा सबमर्ज्ड है। ठीक। अगर किसी एच के साथ काम कर रहे हो तो स्ट्रेस हो जाएगा गामा सैचुरेट इंटू एच, और ये हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू एच। और इसके अलावा ये कंडीशन कब है? ये तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होती है। इसके अलावा नीचे से अपवर्ड सीपेज है। ये जो है ये तो बायोंट वेट है। बायोंट वेट नहीं, बायोंट फोर्स। ये तो एक्शन ऑफ बायोंसी है। इसके अलावा एक अपवर्ड सीपेज भी आ रहा है। इसके अलावा एक अपवर्ड सीपेज भी आ रहा है जिसका हेड कितना है? एच एल। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एच एल इंटू गामा डब्ल्यू। इफेक्टिव स्ट्रेस की इक्वेशन को 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? गामा सबमर्ज्ड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच एल इक्वल टू 0। ये इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो गई। नाउ गामा सबमर्ज्ड इंटू एच इक्वल्स टू, या फिर उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच एल। इस इक्वेशन से अगर आप एच एल बाय एच लिखोगे तो लिखोगे गामा सबमर्ज्ड, तो लिखोगे गामा सबमर्ज्ड बाय गामा डब्ल्यू। गामा सबमर्ज्ड का इक्वेशन होता है GS-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ए गामा डब्ल्यू ये रहा, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। और ये जो टर्म है एच एल बाय एच, ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और ये वैल्यू जब GS-1 1 प्लस ई के बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ICR, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और इसका वैल्यू हो जाता है GS-1 1 प्लस ई। इसको बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू GS-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई के बराबर हो तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये कहानी हुई आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा GS-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज 0 देन सॉइल इज कॉल्ड
सैंड। प्लास्टिसिटी इंडेक्स है WL माइनस WP। सैंड बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं होती है, सैंड बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं होती, इसका आईपी का वैल्यू 0 होता है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। मान लो ये सॉइल मास है, ठीक है, ये सॉइल मास है, ये ड्राई कंडीशन में है ऐसा मान लेते हैं, ये ड्राई कंडीशन में है ऐसा मान लेते हैं, और इसका वॉल्यूम मान लो ड्राई वॉल्यूम है। यहां आ जाएगा एयर, यहां जाएगा सॉलिड, ड्राई है इसलिए। अब हमने क्या किया, हमने इसमें पानी भरना शुरू किया, हमने इसमें पानी भरना शुरू किया, वाटर कंटेंट बढ़ाते गए। जब वाटर कंटेंट इतना हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो गया। इस पे सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हुआ, इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ये क्या है, श्रिंकेज लिमिट। अगर मान लीजिए वाटर कंटेंट इससे थोड़ा सा कम रखते, अगर मान लीजिए इस श्रिंकेज लिमिट से पानी थोड़ा सा कम रखते, इतना रखते, इतना रखते, W1 रखते, तो इस W1 पे सॉइल पूरी तरह सैचुरेट होता क्या, नहीं होता। तो श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट होता है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है। श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल पूरी तरह से सैचुरेट है। तो श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच सॉइल इज सैचुरेटेड। अब सॉइल को सैचुरेटेड बोलो या फुली सैचुरेटेड बोलो, एक ही बात है। अगर इस WS से थोड़ा सा भी वाटर कम करेंगे तो अभी सॉइल का वॉल्यूम कितना है, अभी भी सॉइल का वॉल्यूम VD है, लेकिन सॉइल 3 फेज में चला जाएगा। जहां पे यहां पानी है वहां क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। तो अगर मैं WS से नीचे वाटर कंटेंट को कम करता हूं तो सॉइल के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉइल के वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इफ वाटर कंटेंट is reduced below, if water content is reduced below shrinkage limit, below shrinkage limit, volume of soil remains unchanged। ठीक है, एक कहानी हुई। अब हम क्या किए, और पानी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए, और धीरे धीरे पानी बढ़ाना शुरू किए। एक समय ऐसा आएगा कि जब इस सॉइल का 3 mm का थ्रेड आप हाथ से बना सकते हो। जैसे बचपन में खेलते थे, मिट्टी ली, हाथ में पानी मिलाया और खिलौने बनाना शुरू कर दिए, तो लगभग 3 mm का थ्रेड जब हाथ से बना लोगे, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉइल प्लास्टिक होती जाएगी। अगर वो क्ले है तो ये सारे जो खेल खेल सकते हो आप, क्ले के साथ खेल सकते हो, सैंड के साथ, सिल्ट के साथ, ग्रेवल के साथ नहीं कर सकते हो कलाकारी। तो ये सारी कलाकारी सिर्फ क्ले के साथ की जा सकती है। एक समय ऐसा आएगा कि जब इस क्ले का 3 mm का थ्रेड बनाया जा सकता है, तो जिस वाटर कंटेंट पे इंस्टेंटली 3 mm का थ्रेड बनाया जा सकता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, WP। ये वो कम से कम वाटर कंटेंट है जिसपे 3 mm का थ्रेड बनाया जा सकता है। ठीक, नाउ अगर और वाटर कंटेंट बढ़ाया, मान लो और वाटर कंटेंट बढ़ाया, तो एक स्कीम ऐसी आएगी, एक जगह ऐसी आएगी जब ये सॉइल पानी के साथ बहना शुरू कर देगी। तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट है
एट विच सॉइल स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है, ये कहानी है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो स्टेज है WS से WP, इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। WP से WL यहां तक के स्टेट को बोलते हैं प्लास्टिक, क्योंकि 3 mm का थ्रेड बना मतलब सॉइल प्लास्टिक होना शुरू हो गया है। और ये सॉइल प्लास्टिक कब तक रहेगा, जब तक बहने लग जाएगा पानी के साथ, WL तक। तो WL माइनस WP ये जो रेंज है, WL माइनस WP ये जो रेंज है, इसमें सॉइल कैसा रहता है, इसमें सॉइल रहता है प्लास्टिक। इसलिए इस वाली रेंज को बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। वो पानी की रेंज, वो पानी की रेंज जिसमें सॉइल प्लास्टिक रहता है उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं श्रिंकेज लिमिट के बारे में, कि श्रिंकेज लिमिट से कम अगर वाटर कंटेंट किया तो सॉइल के वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा। और श्रिंकेज लिमिट पे दो चीज याद रखनी है, एक तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसपे सॉइल पूरी तरह सेचुरेट होता है, एक इससे कम वाटर कंटेंट किया तो सॉइल के सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, सॉइल के वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां देखो वाटर कंटेंट WS सॉइल पूरी तरह सेचुरेट है, लेकिन WP पे भी सॉइल पूरी तरह सेचुरेट है, WL पे भी सॉइल पूरी तरह सेचुरेट है। लेकिन अगर यहां से वाटर कंटेंट को कम करते जाओगे, पानी को बिल्कुल ड्रेन आउट कर दोगे WL से, तो कहां जाएगा, इस वाली स्थिति में आ जाएगा, और सॉइल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VD के बराबर हो जाएगा। अगर WS से नीचे पानी करोगे तो भी सॉइल का वॉल्यूम VD के बराबर ही रहेगा। तो इससे कम वाटर कंटेंट करने पे सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट है, ये वाटर कंटेंट दोनों श्रिंकेज लिमिट नहीं है, क्योंकि इससे कम पानी करोगे, ड्राई कर दोगे तो सॉइल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। एक ग्राफ बना के अगर देखें, और ये जो सारी जानकारी थी ये एक भले आदमी ने दी थी जिसका नाम था अटरबर्ग, जिसका नाम था अटरबर्ग, इसलिए इनको अटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सॉइल है। अच्छा एक चीज और देखिए, जब WS तक की बात है तब तो जो वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम के बराबर है। WS से ऊपर आपने जितना भी वॉल्यूम इंक्रीज किया, ये वॉल्यूम किसका इंक्रीमेंट था, पानी का इंक्रीमेंट था। तो सॉइल में जितना वाटर ऐड करोगे श्रिंकेज लिमिट के बाद, तो जितना वॉल्यूम पानी का है उतना ही वॉल्यूम सॉइल का इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये WS ये सॉइल का वॉल्यूम ड्राई स्टेट में। इसके बाद हम जितना पानी मिलाएंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा सॉइल का। ये WP, ये WL, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। WS से WP की स्टेट को बोलते हैं सेमी सॉलिड, और WP से WL तक के स्टेज को बोलते हैं प्लास्टिक, और इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ये करस्पॉन्डिंग VP है, ये करस्पॉन्डिंग VL है। VD का मतलब है सॉइल का वॉल्यूम ड्राई स्टेट में, VP का मतलब है सॉइल का वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, VL का मतलब है सॉइल का वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो ये कहानी है। तो जो जो चीज हमको जानकारी है, जो जो चीज की जरूरत है, उन चीज का अगर तुमने पहले से व्यवस्था करके रखी है तो आपको आंसर तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी। कहने की बात यह है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो तुम्हारा उद्देश्य अब नौकरी लगने का है, तो उसके लिए सबसे जरूरी जो संसाधन है, वो सबसे जरूरी संसाधन है सही जगह पे पहुंचना, सही जगह का चुनाव करना। क्योंकि होता क्या है, मान लो तुम मेहनत करते गए, लेकिन वो मेहनत अगर अलग दिशा में चल रही है, तुमको जाना इस डायरेक्शन में है, तुम मेहनत भी कर रहे हो लेकिन इस वाले डायरेक्शन में कर रहे हो, तो फिर जगह पे जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है, सही जगह पे पहुंचना, सही गाइडेंस मिलना। सबसे ज्यादा जो चीज ध्यान रखने की है वो ये होती है कि क्या चीज नहीं पढ़ी जाए।
क्या पढ़ना है वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी चीज है क्या नहीं पढ़ी जाए। और यहाँ पे नहीं पढ़े जाने से मेरा मतलब क्या है कि हमारे जो एफर्ट है वो एफर्ट वेस्ट ना हो। अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, तुम 1 साल लेके आते हो तैयारी करने के लिए, और तैयारी 1 साल में ही होती है। ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। इस साल भी तैयारी कर लेते हैं, अगले साल भी तैयारी कर लेते हैं, फिर मेंस आएगा उसकी भी तैयारी कर लेंगे, फिर अगले साल दूसरा एग्जाम आएगा उसकी भी तैयारी कर लेंगे। एक ही साथ पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, अच्छी जगह पढ़ो, और एक बार में ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ो। मैं हमेशा बोलता भी हूँ क्लास में कि सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल बट नेवर एंडिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल अंडर इफेक्टिव मेंटरशिप और लीडरशिप और गाइडेंस। कि अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिले तो एक ही साथ इफेक्टिवली जिस दिशा में आपको तैयारी करनी है, जिस दिशा में आपको जाना है, वहीं अपने एफर्ट लगाओ। अगर तुम्हारे एफर्ट दूसरी दिशा में लगे तो वेस्ट हो जाएंगे। मिलेगा क्या? हताशा मिलेगी, निराशा मिलेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल पहली बार होती है। अगर तुमने नोटिस किया हो, कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, एसएससी का हो, या और कोई दूसरा एग्जाम हो, जो टॉपर्स होते हैं वो पहली बार वाले होते हैं, जो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल वो पहली बार में होती है। और अगर वो पोटेंशियल, वो एनर्जी गलत दिशा में लग गई तो वो आपको निराश करेगी, वो आपको हताश करेगी। बच्चों में एक कॉमन दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लो तुम कहीं भी पढ़ने गए, XYZ कोई भी कोचिंग में पढ़ने गए, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए, तुमको दूसरी जगह दिखाई दिया कि यार यहाँ 3,000 फीस कम है तो अपन एडमिशन वहां ले लेते हैं। ये बात 3,000, 2,000, 5,000 की है ही नहीं। वो आपका साल बर्बाद करेगा। और वो बात साल की भी नहीं है, वो साल आपका जीवन निर्धारित करेगा। वो आपकी जीवन, वो आप अपना जीवन इन्वेस्ट कर रहे हो। आप 2,000 के, 5,000 के, 7,000 के लालच में क्या कर रहे हो? अपना जीवन को गलत जगह इन्वेस्ट कर दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा एक मित्र जो मान लो सही जगह पहुंचा है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहली बार में पहुंच जाएगा, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। और साल दर साल, समय दर समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, वैसे वैसे सिर्फ और सिर्फ आपको निराशा मिलेगी। तो सबसे जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? सही जगह का चुनाव। और ये आपको खुद को करना है। कैसे करना है? प्रीवियस रिकॉर्ड्स किस तरीके के हैं, कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या चीज आप जानना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको काम खुद को करना है, तब जा करके हम मेहनत हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। हमारा काम सिर्फ गाइड करने का, मेहनत तुम्ही को करनी है। 1 और 1 2 तुम्ही को सीखना है, हमको नहीं मेहनत करनी है उसमें। हमारा काम है सिर्फ एक सही दिशा बताना कि इतना पढ़ना है, सिर्फ इससे ज्यादा का पढ़ोगे तो वेस्ट होगा। सिर्फ ये काम करना, ठीक है? तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।